नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं रोहित मालव इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम रूबरू हो रहे हैं। देखिए, आज साइंस के हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, यानी पादप जल संबंध। पादप जल संबंध के इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि जाइलम जल का सेवन करता है और उस जल का जो है परिवहन या CO2 O2 जो भी पादप में है उसका परिवहन किस प्रकार होता है, इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हम चलते हैं, विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसमें हम बात करेंगे विसरण की, परासरण की, कि विसरण किस प्रकार से होता है, परासरण किस प्रकार से होता है, अंतःपरासरण, बाह्य परासरण, DPD यानी विसरण दाब न्यूनता की, और जल विभव की। तो विभिन्न विषय के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। विभिन्न जो भी हमारे पास टर्मोलॉजी हैं, जिस टर्म पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य सी बात है, हर जो भी पूरे दुनिया मतलब पूरे भारत का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें लगभग यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। परासरण विसरण बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, बात करेंगे हम किसके बारे में, पादप जल संबंध के बारे में। देखिए, पादप जल संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। रुकिएगा, सॉरी। पादप जल संबंध। देखिए, पादप जल संबंध में देखिए कोई भी जो कोशिका है, प्रत्येक पादप जो कि सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है, तो यहाँ पर कोशिका की बात कर रहे हैं। जो भी एक पादप कोशिका की बात कर रहे हैं अपन, तो जो पादप कोशिका है उस पादप कोशिका में बाहर की ओर सेल वॉल और भीतर की ओर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या होती है, सेल वॉल, यह क्या जल को अपने भीतर होकर गुजरने देगी या किसी भी अन्य कंटेंट पोषक पदार्थों को अपने भीतर होकर गुजरने देगी? जी हाँ, सेल वॉल होती हैं। इसको पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने में से विलेय और विलायक दोनों को ही गुजरने देती हैं, इस कारण इसे पारगम्य कहा जाता है। वह झिल्ली ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल के भीतर की ओर पाई जाती है। प्लाज्मा लेमा भी इसे कहा जाता है। जो सेल वॉल है ये क्या होती है भाई, यह केवल विलायक अणुओं को ही अपमन में से स्वयं में से गुजरने देती है। ओनली विलायक कणों को ही क्या करने देती हैं, गुजरने देती है, फ्लो होने देती है। इस कारण इस झिल्ली को देखिए, ये पूरी को ही विलेय और विलायक दोनों को गुजरने दे रही है, इस कारण इसे सेल वॉल को पारगम्य कहा जाता है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वह केवल और केवल विलायक अणुओं को ही भीतर जाने देती हैं, इस कारण इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ये कौन सी झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। आपने पढ़ा भी होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वह चयनात्मक अर्धपारगम्य, यानी केवल चयनित पदार्थों को ही भीतर जाने देती हैं, इस कारण इसको चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली की संज्ञा दी गई है। अर्धपारगम्य झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी होती हैं, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। और यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यह जो भी रिक्तिका होती है उसके बाहर की जो झिल्ली है उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट भी क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली ही होती है। देखिए, पादप कोशिका है। पादप कोशिका में हम जानते हैं मध्य में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, साइड में एक केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक सभी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी संरचना की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बात को हम यहीं पर छोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा सेल वॉल जो कि पारगम्य होते हैं, विलेय और विलायक दोनों के अणुओं को गुजरने देती हैं, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वह अर्ध पारगम्य होती हैं। वह क्या होती हैं, केवल और केवल विलायक के अणुओं को ही स्वयं में से पारगमित होने देती हैं। देखिए,
अब इसके बाद झिल्ली की हमने बात कर ली, तो विसरण की भी यहाँ पर बात होनी चाहिए। देखिए विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन इसे बोलते हैं विसरण को। देखिए विसरण क्या है, विसरण है किन्हीं भी अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे क्या, जैसे देखिए यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का ही उदाहरण ले लेते हैं या किसी भी गैस का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। यह गैस यदि किसी सांद्रता हाई है किसी स्थान पर इस गैस की, तो वहाँ पर इसकी मात्रा भी अधिक होगी और यह अपनी हाई सांद्रता से कहाँ जाएगी, लो सांद्रता की ओर जाएगी, ठीक है। लो सांद्रता का अर्थ जहाँ पर इसकी मात्रा कम होगी, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। देखिए विसरण हमने पढ़ा कि जो अपनी हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन की ओर जाना ही क्या है, विसरण है। और विसरण की जो प्रक्रिया है वह गैस, ठोस और द्रव में क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति तो समान होती है। प्रवृत्ति यानी इन तीनों में गुण समान पाए जाते हैं, लेकिन जो दर है, जो क्या है, दर है वह भिन्न भिन्न, वह क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। जो इनकी दर हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। विसरण को तापमान प्रभावित करता है। तापमान कैसे प्रभावित करेगा कि जब भी तापमान बढ़ेगा तो जो गति है, जो गतिज ऊर्जा है अणुओं की वो बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ताप के प्रोपोर्शनल होता है क्या, विसरण की दर। दूसरा है घनत्व। देखिए घनत्व होता है क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटा आयतन। अर्थात किसी भी अणु का यदि द्रव्यमान अधिक है तो उसका घनत्व अधिक होगा, और यदि उसका घनत्व अधिक होगा तो वह विसरित कम मात्रा में होगी। अर्थात जिस अणु का घनत्व अधिक होगा वह क्या होगा, विसरित कम होगा। देखिए यहाँ पर दो हमने बात की, किस किस की, देखिए यह विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारकों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कारक में पहला हमने तापमान देखा। ताप किसके प्रोपोर्शनल होता है, विसरण के, क्योंकि ताप बढ़ने पर क्या होता है, विसरण बढ़ता है, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और दूसरा हमने कारक देखा घनत्व। दूसरा कारक क्या देखा भाई, घनत्व। घनत्व के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, विसरण, डिफ्यूजन, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। विसरण हमने समझा कि विसरण अपनी जो भी अणु है अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा तो क्या होगा भाई, विसरण कहलाएगा। इसके बाद दूसरे टॉपिक जो कि परासरण है। परासरण क्या होता है, परासरण भी एक प्रकार का विसरण होता है। और विसरण की जो देखिए विसरण जो है और विसरण जो परासरण है ये क्या है, निष्क्रिय परिवहन है। इसमें कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, निष्क्रिय, पूर्णतः निष्क्रिय क्या है, यह घटनाएं हैं। दूसरा जो है हमारे पास परासरण, ऑस्मोसिस। देखिए परासरण क्या होता है, परासरण भी विसरण की ही क्रिया है, किंतु देखिए परासरण क्या है, देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक अणुओं का, ध्यान से सुनिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक अणुओं का अपनी सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या है, परासरण है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य जो भी झिल्ली है अर्धपारगम्य होनी चाहिए। अर्धपारगम्य झिल्ली हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, हमने देखा
अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है भाई? परासरण कहलाता है। तो केवल और केवल विलायक अणुओं का यहां पर क्या होगा भाई? विसरण होगा। क्या होगा? विसरण होगा। देखिए परासरण की क्रिया भी क्या है? निष्क्रिय परिवहन का ही उदाहरण है। यहां पर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें अपन। देखिए ये यहां पर एक कंटेनर हमने लिया है और इसमें क्या रखा है? हमने क्या रखा है भाई? इसमें हमने भरा है जल रखा है भाई। क्या रखा है? जल। और यहाँ पर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बंधी हुई थैली में क्या रखा है? शुगर का विलयन रखा है, शुगर का सॉल्यूशन। ये क्या रखा है? शुगर का सॉल्यूशन। अब बाहर जल है और ये अर्धपारगम्य यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है और अर्धपारगम्य झिल्ली के भीतर शुगर सॉल्यूशन हमने इस जल में रख दिया। अब जल और इसमें से दोनों में से किसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा है? विलायक की सांद्रता ज़्यादा है। विलायक यहाँ पर ज़्यादा है भाई। विलायक कहाँ पर ज़्यादा है? यहाँ पर विलायक ज़्यादा है। ये विलायक यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर विलेय पदार्थ ज़्यादा है, विलायक कम है। विलेय अधिक और विलायक क्या है? कम। तो विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या है? यही क्या है? परासरण है। यही क्या है? परासरण है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब परासरण दो प्रकार का होता है। परासरण क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक परासरण होता है बहिःपरासरण, ऑस्मोसिस, और एक होता है अंतः परासरण। देखिए बाह्य परासरण, इसको कैसे देखते हैं? उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए आपने भी घर में घटनाएं होती हुई देखी होंगी, जैसे आपने किशमिश को पानी में गलाया हो और वो क्या हो गया हो? फूल गया हो। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? अंतः परासरण की प्रक्रिया है। वो कौन सी प्रक्रिया है? अंतः परासरण। क्योंकि किशमिश है, किशमिश में सांद्रता अधिक है और बाहर उसमें विलेय पदार्थ कम है, उसकी सांद्रता अधिक है, लेकिन विलायक पदार्थ क्या है? कम है। और बाहर विलायक अधिक है जल में, तो जल बाहर से भीतर की ओर चला जाता है और किशमिश फूल जाता है। ये क्रिया क्या है? अंतः परासरण है। देखिए हम दो यहाँ पर कंटेनर ले रहे हैं। ये दो कंटेनर हमारे पास हैं। ठीक है, ये कंटेनर हमारे पास है भाई, और इसमें क्या है? एक कोशिका हमने रख दी। जब किसी कोशिका को, जब अर्धपारगम्य झिल्ली है कोशिका में, जब किसी कोशिका को हम अति परासरी विलयन में रख देते हैं, और इसी कोशिका को जब हम अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, अल्प परासरी विलयन। देखिए जब इस कोशिका को अति परासरी विलयन, अति परासरी का क्या है तात्पर्य? कि इसमें सांद्रता अधिक है। इसकी क्या है? सांद्रता अधिक है, अर्थात इसमें विलेय क्या है? अधिक है, और विलायक क्या है? कम है। विलेय अधिक है। देखिए सांद्रता क्या होती है? सांद्रता होती है किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता अधिक अर्थात विलेय अधिक और विलायक कम। अब विलायक कम है तो इसमें से जो इसमें क्या है? इसकी सांद्रता कम है। किसके अपेक्षा? इस विलयन की अपेक्षा। तो सांद्रता कम है तो इसमें क्या है? विलेय कम, और क्या है? विलायक ज़्यादा इसकी तुलना में। तो विलायक हमने पढ़ा कि परासरण क्या है? विलायक का अपनी अधिक सांद्रता यानी अपनी अधिक मात्रा से विलायक की अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर आना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और जब ये जल बाहर की ओर आ जाएगा
तो क्या होगा भाई, बही परासरण होगा। ये क्या कहलाता है, बही परासरण। ये क्या है, बही परासरण। तो ये क्या होगा, ये कोशिका पिचक जाएगी, कोशिका पिचक जाएगी। और जब इस कोशिका को बहुत समय तक इसमें ही रखा जाएगा तो यह क्रिया कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन। इसे कहा जाता है जीवद्रव्य कुंचन, क्योंकि इसका जीवद्रव्य सिकुड़ जाएगा, क्योंकि जल बाहर आ जाएगा कोशिका से तो जीवद्रव्य बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फिर, जीवद्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया कब होगी, जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है। इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल देखा होगा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, जब क्या, किसी अंगूर लीजिए और उसको शक्कर के घोल में रख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, अंगूर पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा, क्योंकि उसका जो जल है वह बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, अति पराशरी विलयन है, अधिक सांद्रता वाला विलयन है। देखिए यहाँ पर जब अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, अल्प पराशरी का अर्थ क्या है, सांद्रता क्या है, कम है। सांद्रता कम है तो विलेय क्या है, कम है। और विलायक क्या है, विलायक यानी जल, वो अधिक है। अब विलायक यहाँ अधिक है और यहाँ क्या है, विलायक कम है, तो विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, यह प्रक्रिया क्या है, यह प्रक्रिया क्या है, अंतःपरासरण। यह प्रक्रिया क्या है, अंतःपरासरण। ठीक है, समझ में आ गया। जब जल में आप किशमिश को रखोगे तो जल किशमिश के अंदर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, किशमिश फूल जाएगा। तो वो कौन सी प्रक्रिया है, अंतःपरासरण। तो बहिःपरासरण और अंतःपरासरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतःपरासरण की क्रिया कब होती है, बहिःपरासरण की क्रिया कब होती है। ठीक है, ये होता है भाई अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। देखिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट की बात हम यहाँ पर करेंगे, परासरण दाब। ये परासरण दाब की हम बात करेंगे। देखिए, परासरण की क्रिया हमने पढ़ी, उसके बाद हम बात करेंगे परासरण दाब की। ऑस्मोसिस प्रेशर। देखिए, परासरण दाब क्या होता है, वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर के घोल में जाने से रोकता है। इसको सिंपल से समझेंगे अपन। देखिए, दो यहाँ पर हमने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर को अर्धपारगम्य झिल्ली से दो भागों में हमने बांट दिया है। इधर भी विलयन है और इधर भी विलयन है। तो इस मान लो कि इधर विलायक क्या है, कम है और इधर विलायक ज़्यादा है। तो विलायक के अणु अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर आएंगे, लेकिन यह जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इस पर एक दाब कार्य करेगा। इस पर एक दाब कार्य करेगा। वह दाब इन विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर उपस्थित घोल में जाने से रोकेगा। इसे क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, एक बार और सुनिए कि वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर उपस्थित विलयन में जाने से रोकता है, वह दाब कहलाता है परासरण दाब। वह क्या दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। और ये क्या है, पॉजिटिव नेचर का यानी धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का होता है, धनात्मक यह दाब होता है। ये हमने पढ़ा क्या, परासरण दाब। हमने क्या पढ़ा, परासरण दाब। देखिए, इसके बाद परासरण दाब हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए कोशिका पर कुछ और दाब भी कार्य करते हैं। ये हमारे पास वापस से वही कोशिका, ठीक है, और इस कोशिका के वही बाहर की ओर कौन सी झिल्ली है भैया, बाहर की ओर है सेल और अंदर की ओर कौन है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। देखिए, जब इसको
इस कोशिका को वाटर में रखा जाता है, इस कोशिका को जल में रखा जाता है, तो जल में जब इस कोशिका को रखा जाता है तो इसमें क्रिया होती है कौन सी? अंतःपराशरण, क्योंकि बाहर विलायक ज़्यादा है, वाटर तो एक सोल्यूबल है, तो यह अंतःपराशरण की क्रिया के कारण धीरे धीरे अंतःपराशरण जैसे ही होगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है यह बाहर की ओर एक बल लगाएगी। यह जो भित्ति है यह बाहर की ओर एक क्या लगाएगी? बल लगाएगी। और इस बल को क्या कहा जाता है? इस बल को क्या कहा जाता है भैया? स्फीति दाब। स्फीति यानी फुलाने के लिए दाब, टर्जिड प्रेशर, टर्गर प्रेशर भी कहा जाता है। स्फीति दाब यानी टीपी यानी टर्गर प्रेशर। देखिए स्फीति दाब है, जैसे जैसे वाटर में इसको रखा और वाटर में क्या होगा? अंतःपराशरण होगा। जब इसमें अंतःपराशरण होगा तो इसमें धीरे धीरे जल की मात्रा बढ़ेगी, और जल की मात्रा बढ़ेगी तो ये सेल फूलेगी, और फूलने से बाहर की ओर यानी अपकेंद्रीय बल लगेगा और इसको फुलाने का कार्य करेगा। वह कौन सा दाब है? स्फीति दाब। तो स्फीति दाब अंदर से बाहर की ओर लगता है, और किसके द्वारा लगाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। जब यह दाब बाहर की ओर लगेगा तो सेल वॉल भी क्या करेगी? इस पर एक दाब भीतर की ओर लगाएगी, क्योंकि अपने भी कोई दाब लगाएगा तो हम भी उसको दाब बताएंगे। तो उसी प्रकार सेल वॉल क्या करेगी? एक दाब लगाएगी, और यह दाब भीतर की ओर होगा। इसे क्या कहा जाता है? ऑल प्रेशर यानी भित्ति दाब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बाहर से भीतर की ओर जो दाब लग रहा है उसे क्या कहा जाता है? ऑल प्रेशर यानी भित्ति दाब। यह दो दाब हैं, एक कौन सा है? ओपी। ओपी पढ़ा, टीपी पढ़ा, डब्ल्यूपी पढ़ा यानी ऑल प्रेशर हमने यहाँ पर पढ़ा। अब उसके बाद देखिए, अब एक और दाब होता है विसरण दाब, और इससे ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है विसरण दाब न्यूनता। देखिए विसरण दाब क्या होता है? देखिए शुद्धतम जो विलायक हैं, जो शुद्धतम विलायक हैं उसका जो विसरण दाब है वो क्या होता है? उच्चतम होता है। वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे इस विलायक में क्या मिलाया जाता है? विलेय मिलाया जाता है। इस विलायक में क्या मिलाया जाता है? विलेय मिलाया जाता है। तो इसका विसरण दाब क्या होने लग जाता है? विसरण जो दाब है वो क्या होने लग जाता है? डिक्रीज यानी कम होने लग जाता है। वो क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ जो शुद्धतम विलायक है उसका जो विसरण दाब है वो उच्चतम होता है, लेकिन उसमें जैसे जैसे विलेय मिलाएंगे, जैसे जैसे उसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसका विसरण दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और शुद्धतम विलायक और विलेय के जो विसरण दाब है इसका जो अंतर है, शुद्धतम विलायक और विलेय मिलाने के बाद जो कमी आई है उसका जो अंतर है उसे क्या कहा जाता है? विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। DPD इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? DPD कहा जाता है। ठीक है, DPD की एक और परिभाषा देखिए, कोशिका में जल के अणुओं की प्रवेश करने की जो प्रवृत्ति है, अर्थात सेल में जल की मांग को भी क्या कहा जाता है कि सेल में कितनी जल की मांग है उसको क्या कह सकते हैं? DPD कहा जा सकता है। उसको क्या कहा जा सकता है? DPD कहा जा सकता है। जल के अणुओं की कोशिका में प्रवेश करने की जो प्रवृत्ति है, उसको क्या कहा जाता है? DPD कहा जाता है। DPD हमने देखा कि शुद्धतम विलायक जो है उसका जो विसरण दाब है, विसरण दाब अलग है, और विसरण दाब में विलेय मिलाने के बाद जो कमी आई है उन दोनों के विसरण दाब के जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है? विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। और DPD को सामान्यतः याद रखिए तो सेल में जल की मांग को क्या कहा जाता है? DPD
कहा जाता है। जब जब डीपीडी कम होगा तो उसमें क्या होगी, जल की मांग भी कम होगी। डीपीडी अधिक होगा तो जल की मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। तो परासरण की जो क्रिया है वह अधिक डीपीडी यानी जल की अधिक मांग से कम मांग से अधिक मांग की ओर होती है। तो जो परासरण की जो क्रिया है कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर, यानी जहाँ कम मांग है वहाँ से अधिक मांग की ओर होती है। ये क्या है, डीपीडी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखिए डीपीडी और ओपी और टीपी में एक रिलेशन होता है, उसको भी हम समझ लेंगे। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पर डीपीडी है, ये डीपीडी को शो कर रहे हैं यहाँ पर। सलत सेल यानी यहाँ पर एक फ्लैसिड यानी सिकुड़ी हुई सेल है, ठीक है। अब ये भी क्या है, एक सेल का है जो वाटर में रखी हुई है और इसमें क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस यानी अंत परासरण हो रहा है। देखिए ये डायग्राम है, टीपी यानी टर्गर प्रेशर यानी भित्तीय दाब, और परासरण दाब, और डीपीडी। देखिए जैसे जैसे कोशिका को हमने कहाँ रखा, वाटर में रखा, और वाटर से उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, भीतर की ओर जल जाना यानी अंतःप्रासरण की क्रिया हुई। जब इस कोशिका में अंतःप्रासरण की क्रिया होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, टीपी यानी उसकी जो भी प्लाज्मा लेमा यानी कोशिका झिल्ली है, वह कोशिका झिल्ली बाहर की ओर दाब लगाएगी। उसे हमने क्या कहा था, टर्जिट प्रेशर यानी स्फीति दाब कहा था। तो वह क्या होगा, धीरे धीरे टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और इसके साथ साथ ओपी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब स्फीति सेल क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी, अर्थात पूर्णतः फूल जाएगी। पूर्णतः क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे एंडोऑस्मोसिस होगा टीपी का मान बढ़ेगा और ओपी का मान भी क्या हो जाएगा, घटेगा। इस दौरान डीपीडी का मान भी कम होता जाएगा, अर्थात जल की मांग भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आते आते डीपीडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी जल की मांग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी इसको जल की मांग होगी नहीं। तो इनमें एक रिलेशन भी पाया जाता है डीपीडी और ओपी और टीपी में, ये रिलेशन होता है इनके मध्य, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। देखिए स्लत सेल यानी एक सिकुड़ी हुई कोशिका के लिए यहाँ पर क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है, जीरो है, कोई भित्ति का प्रेशर नहीं लग रहा है। तो इस दौरान जो होगा डीपीडी, जब जीरो है टीपी, तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लत जो सेल है, इस स्लत सेल में डीपीडी किसके बराबर होता है, या स्लत सेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो टीपी बराबर जीरो है कि डीपीडी बराबर ओपी है, ओपी नहीं है, डीपीडी बराबर टीपी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और एक स्फीत सेल के लिए जब डीपीडी क्या है, जीरो है, तो इस दौरान क्या हो जाएगा, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा, यानी ऑस्मोसिस बराबर टर्जिट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और जल विभव भी एक क्या है, जल विभव भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी जल, जो भी सामान्य विलायक हैं, इसमें विलेय पदार्थ जब मिलाए जाते हैं तो जल विभव का मान क्या होता है, कम होता है। जल विभव वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला है, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। और स्लत सेल और स्फीत सेल के लिए क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये भी याद रखिएगा, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और जैसे एक क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है,
परासरण के लिए कि परासरण की क्रिया की दिशा अब क्या होगी। हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े कि डीपीडी अधिक होगा, टीपी अधिक होगी या क्या क्या अधिक होगा। तो परासरण की जो दिशा है वो क्या होगी, परासरण की जो दिशा है। देखिए सामान्यतः मैं आपको यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि परासरण की दिशा क्या होगी। देखिए विलायक जहाँ अधिक मात्रा में होगा वहाँ से कहाँ जाएगा, विलायक अपनी कम मात्रा की ओर। अब विलायक अधिक है तो यहाँ पर विलयन में विलेय कम होगा और यहाँ पर क्या होगा, विलेय अधिक। अब विलेय कम है तो इसकी विलयन की सांद्रता क्या होगी, सांद्रता क्या होगी, कम, और सांद्रता अधिक। तो परासरण की दिशा अधिक विलायक से कम विलायक की ओर, अधिक कम विलेय से अधिक विलेय की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो परासरण दाब है, जो क्या है परासरण दाब है, वह समानुपाती होता है विलेय के कणों के, विलेय के कणों के। अब इससे क्या पता है, जहां पर विलेय अधिक होगा वहां पर ऑस्मोसिस प्रेशर भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां पर क्या है, विलेय कम है तो ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होगा, कम। तो और यहां पर ऑस्मोसिस प्रेशर अधिक। अब ऑस्मोसिस प्रेशर अधिक है तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ऑस्मोसिस प्रेशर जहाँ कम होगा वहाँ से परासरण की क्रिया कम ऑस्मोसिस प्रेशर से अधिक ऑस्मोसिस प्रेशर की ओर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर डीपीडी क्या है, डीपीडी क्या है, जल की मांग है। डीपीडी क्या है, जल की क्या है, मांग है। और यहाँ पर जल की कम मांग से अधिक मांग की ओर, तो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर क्या होगी, परासरण की क्रिया होगी। और अधिक जल विभव से किधर होगी क्रिया, कम जल विभव की और, कम जल विभव की ओर। ध्यान रखिएगा यही एक थोड़ा विपरीत है इनके, ऑस्मोसिस प्रेशर और डीपी के, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है परासरण की दिशा का। और यहाँ से आरपीएससी रीट साइंस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें विशेष रूप से इस पादप जल संबंध में से मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, एक नंबर आपको देकर यहाँ पर जाएगा। एक कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, सीईटी ले लो, जहाँ भी विज्ञान आती है परासरण विसरण को पूछा जाता है। परासरण विसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। परासरण विसरण की क्रिया है जो अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। और परासरण क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दो विलयनों में से अधिक विलायक किरणों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या है, परासरण। परासरण की क्रिया में क्या अंतर है विसरण से, कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से दोनों विलयन पृथक होते हैं। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, मिलते रहिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ होगा, इससे तो कुछ है नहीं। तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सभी का, राम राम साहब।